PSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 641 to 660. तो बिफोर वी प्रोसीड देयर इज़ ए करेक्शन. देखिए, कल मैंने कहा था कि पक्के टाइगर रिजर्व इज़ द ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है. ये जो नाम धापा टाइगर रिजर्व है दैट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. अब देखते हैं आज का पहला टॉपिक नंबर 641, इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई. तो पिछले साल हिमालयन बटरफ्लाई जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, इसको डिक्लेयर किया गया एज इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई. अभी तक जो हमारे देश की सबसे बड़ी बटरफ्लाई हुआ करती थी उसका नाम था सदर्न बर्ड विंग, जिसके नाम पे इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई होने का रिकॉर्ड था. इसकी विड्थ हुआ करती थी 190 मिलीमीटर सदर्न बर्ड विंग की. लेकिन फिर ये नई जो बटरफ्लाई डिस्कवर की हमने गोल्डन बर्ड विंग, उसका भी खासकर जो फीमेल पार्ट है उसकी विड्थ जो है 194 मिलीमीटर है, विच इज़ बिगर दैन द सदर्न बर्ड विंग. तो ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है उसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग. ये पिछले साल ही इसको डिस्कवर किया गया, मतलब इसकी लेंथ डिस्कवर की गई एज 194 मिलीमीटर. चलिए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें. टॉपिक नंबर 642, हाया सोफिया मॉन्यूमेंट. तो ये हाया सोफिया मॉन्यूमेंट टर्की में है. ये क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम रिलीजन के लोगों के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. पहले यहाँ पे एक चर्च हुआ करता था, बाद में यहाँ पे एक मॉस्क बना दिया गया, इसलिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. लेकिन 1923 में जब टर्की के अंदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर रिवॉल्यूशन आया अंडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तो उन्होंने हाया सोफिया को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया ताकि कोई फ्यूचर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ना हो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में. हाल फिलहाल में हाया सोफिया इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं ताइयप अर्डोगन, ही इज़ नोन फॉर बीइंग अ रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी, उन्होंने वापस से हाया सोफिया को एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया एंड हैज़ ओपनड इट फॉर मुस्लिम प्रेयर. इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये मॉन्यूमेंट. ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. चलिए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आगे चलें. टॉपिक नंबर 643, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो इसको 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था, कॉप नंबर 21, उस पेरिस क्लाइमेट डील के साइडलाइंस में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, उन्होंने मिल करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था ताकि पूरे दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जाए इन ऑर्डर टू प्रमोट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन. स्टार्टिंग में दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मेंबरशिप थी दैट वाज लिमिटेड टू ओनली दोज कंट्रीज दैट वेयर कंप्लीटली और पार्शियली लाइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन. लेकिन हाल फिलहाल में यानी कि पिछले साल इसमें अमेंडमेंट करके अब सारे ही यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के लिए इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबरशिप खोल दी गई है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टारगेट है कि $1,000 बिलियन का फंड मोबिलाइज किया जाए फॉर सोलर प्रोडक्शन बाय 2030. $1,000 बिलियन. और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, और इसका सेक्रेटेरिएट है एट गुरुग्राम इन हरियाणा, इंडिया. वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें. टॉपिक नंबर 644, नेट ग्रिड. तो नेट ग्रिड क्या है पहले ये समझिए. जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन कि हमने कहाँ ट्रैवल किया, हमारी बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए, कितने निकाले गए, हमने किस देश का वीज़ा लिया, कहाँ कहाँ घूमे, रेल में, एयर में, जो भी डिजिटल डाटा है वो सब सरकार कि ये जो एक समझिए कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है नेट ग्रिड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें रिकॉर्ड होती है और उसकी एनालिसिस होती है. तो ये है नेट ग्रिड. एक तमाम तरह के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक प्लेस में है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये पब्लिक लेजर में चला गया ना, जिस एयरलाइन से आपने टिकट कटाया है उसके पास तो यह है इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं ये नेट ग्रिड में फीड कर देते हैं और सब लोगों के मूवमेंट को, बैंक अकाउंट को ट्रैक किया जाता है ताकि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी अगर कोई प्लान हो रही हो तो उसको अवॉइड किया जा सके. इसको बनाया गया था 2009 में आफ्टर मुंबई टेरर अटैक इन 2008. तो नेट ग्रिड का सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको माना जाता है कि इट इज़ वायलेशन ऑफ आवर राइट टू प्राइवेसी. इस कारण से लगातार इस पे आर्टिकल्स आते रहते हैं. वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें. टॉपिक नंबर 645, नीति आयोग ऑन इंटरनेशनल नीति आयोग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो 2018 में नीति आयोग ने एक एग्रीमेंट साइन किया था
एक कंपनी IBM के साथ इन ऑर्डर टू डेवलप ए क्रॉप यील्ड प्रोडिक्शन मॉडल यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रोवाइड रियल टाइम एडवाइजरी टू द फार्मर्स इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और नीति आयोग ने किस तरह का पेपर भी पब्लिश किया था जिसका नाम था नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस #AI फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। याद रखना ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर फील्ड में प्रमोट करने के लिए नीति आयोग ने IBM के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 647, स्ट्रैटेजिक टनल बीइंग बिल्ट अंडर ब्रह्मपुत्रा। तो एक इस तरह की 4 लेन स्ट्रैटेजिक टनल ब्रह्मपुत्रा के अंडर वाटर में बिल्ड की जा रही है, और जो कि एक फ्लोटिंग टनल भी होगा, फ्लोट करता रहेगा। इट विल कनेक्ट नुमालीगढ़ विथ गोहपुर। तो इट विल कनेक्ट नेशनल हाईवे नंबर 52 ऑन द गोहपुर साइड विथ नेशनल हाईवे नंबर 37 ऑन द नुमालीगढ़ साइड। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अभी नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच का डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर है, क्योंकि ये जो तेजपुर वाले ब्रिज से होकर के जाना पड़ता है, वो डिस्टेंस शॉर्ट होकर के 40 किलोमीटर तक आ जाएगा। ये जो अंडरग्राउंड वाटर टनल बनाया जा रहा है, इसको बनाने के लिए जो एक विदेश से जो कंपनी हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रही है उसका नाम है लुइस बर्जर। ये जो अंडरग्राउंड वाटर टनल होगा, फ्लोटिंग टनल, दैट विल बी 14 किलोमीटर लॉन्ग। अभी ये बना नहीं है, इसका बस इसको अप्रूवल मिला है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए। टॉपिक नंबर 647, टी क्रॉप्स। तो टी क्रॉप उगाने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए वो एक बार ज़रा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है APSC एग्जाम के लिए। तो टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज़ द आइडियल टेम्परेचर, बट nowhere at no point of time temperature should be less than 16 degree Celsius. Rainfall 150 to 250 सेंटीमीटर। सॉइल जो होना चाहिए वो फर्टाइल माउंटेन सॉइल होना चाहिए, दैट शुड बी रिच इन लाइम, आयरन एंड ह्यूमस। और सबसे खास बात कि जो लैंड होना चाहिए वो स्लोपी होना चाहिए, मतलब वहाँ पे पानी वाटर लॉगिंग कभी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे स्लोपी लैंड होना चाहिए ताकि बारिश हो भी तभी कभी पानी इकट्ठा ना हो इन द रूट्स ऑफ द टी क्रॉप्स। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 648, इकोसॉक। इकोसॉक UPSC का तो देखिए काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है, इसमें मेंस में भी उन्होंने सवाल पूछ रखा है, तो क्या पता अब APSC भी पूछ ले। इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके टोटल 54 मेंबर कंट्रीज होते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, हु आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर 3 ईयर टर्म। ठीक वैसे ही जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 47 मेंबर कंट्रीज होते हैं एक बार में, और 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय जनरल असेंबली। यहाँ पे 54 मेंबर होते हैं और इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के टर्म के लिए बाय जनरल असेंबली। और इसका काम क्या होता है कि जो भी यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं वो सब इसके ही कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। तो जो भी स्पेशलाइज एजेंसी हैं WHO, FAO, वो इसके कोऑर्डिनेशन से, इसके डायरेक्शंस के अंतर्गत काम करती हैं। जो सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 से लेकर के 30 तक, दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय UNDP अंडर सर्विलेंस ऑफ इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 649, कलर एबरेशंस ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर्स। तो पिछले साल न्यूज़ में था कि कुछ इस तरह के गोल्डन कलर के टाइगर्स देखे गए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, थोड़ा सा कलर उनका अलग हो गया। इस तरह की न्यूज़ 4-5 साल पहले भी आए थे 1-2 टाइगर्स को लेकर कि उनका रंग थोड़ा अलग हो गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो क्यों उनका कलर जो है येलो पड़ रहा है या गोल्डन पड़ रहा है वो भी ज़रा समझते हैं। साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि इनकी कलर जो है वो थोड़ी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ जेनेटिक चेंजेज, और इनके अंदर जेनेटिक चेंजेज इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या होती है वो समझिए। जब आपस में मान लीजिए एक मेल और फीमेल है, इन्होंने ब्रीडिंग की और इनके 3 बच्चे हुए, और इनके बच्चे ही आपस में फिर से ब्रीडिंग करने लगे, तो इसको कहा जाता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग से दिक्कत क्या होती है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक ही फैमिली के लोग आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ से आएगी। और जेनेटिक डाइवर्सिटी ना होने के कारण उनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा बन जाता है, क्योंकि सबकी जेनेटिक कंपोनेंट एक ही जैसी है। और मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर तरह की बीमारी आ गई जो इस तरह के जेनेटिक कंपोनेंट वालों को डिस्ट्रॉय कर रही है, तब तो सब के सब मारे जाएंगे। ठीक वैसे जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से कुछ लोग बच जा रहे हैं, कुछ लोग मर जा रहे हैं, क्योंकि वो जेनेटिक कंपोनेंट डिसाइड कर रहा है। लेकिन अगर सब लोगों की जेनेटिक कंपोनेंट एक जैसी होती, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती,
और उस केस में अगर उस तरह के जेनेटिक मेकअप वाले लोगों को कोरोना मार रहा होता तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। तो ये दिक्कत है, बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग हो रहा है और इनब्रीडिंग होने के कारण इन टाइगर्स की जो है वो उनके अंदर जेनेटिक चेंजेज हो रहे हैं और इनके कलर बदल रहे हैं। ये कभी कभार इनकी ब्रीडिंग जो है बाकी स्पीसीज़ के साथ भी होने का नतीजा ऐसा हो सकता है कि इनके कलर बदल रहे हों। और इनब्रीडिंग, ज़्यादातर इनब्रीडिंग क्यों हो रही है, आपस में ब्रीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि एनिमल कॉरिडोर्स डिस्ट्रॉय हो गए। पहले कैसा होता था कि हमारे यहाँ के जो टाइगर्स हैं वो सुंदरबन तक जा सकते थे क्योंकि जंगल थे, बीच में एनिमल कॉरिडोर्स थे जो हमारे यहाँ के काजीरंगा को सुंदरबन तक कनेक्ट करते थे। तो लार्ज एरिया था इसलिए खूब ब्रीडिंग होती थी। लेकिन अब कैसा है कि हमने बीच में ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस बना दिए हैं, तो इसलिए अब अलग अलग फ्रेगमेंटेड एनिमल एरियाज हो गए हैं, कॉरिडोर्स डिस्ट्रॉय हो गए। इस कारण से ये लोग आपस में इन ब्रीडिंग करते हैं और इस कारण से इनके जेनेटिक कॉम्पोनेंट जो हैं वो काफ़ी लो डाइवर्सिटी के हो गए एंड दैट हैज़ क्रिएटेड ए थ्रेट रिगार्डिंग देयर एक्सटिंक्शन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 650, ऑपरेशन सेव कुरमा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए 1 स्टार दिया है मैंने इसको। फिर भी याद रखिए, देखिए कुरमा कहते हैं टर्टल्स को, और टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक ऑपरेशन लेकर के आई थी, ऑपरेशन सेव कुरमा। That was applicable from 2016 to 17। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑपरेशन सेव कुरमा लाई थी 2016 और 17 में। दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका एक रीजनल हेडक्वार्टर गुवाहाटी में भी है। अब आप बोलेंगे सर 2016-17 की बात क्यों पढ़ा रहे हो, अभी ये करंट अफेयर्स तो रही हुआ। तो देखिए ये सेव कुरमा न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक एनजीओ है, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, ITCAN। इस एनजीओ ने एक ऐप लॉन्च किया था इस तरह का, कुरमा ऐप, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई इलीगल स्मगलिंग कर रहा है टर्टल्स की तो वहाँ पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस कारण से कुरमा ऐप न्यूज़ में था, इसी कारण से ऑपरेशन सेव कुरमा भी न्यूज़ में आ गया। और ऑपरेशन सेव कुरमा न्यूज़ में आ गया तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जिसने इसको लॉन्च किया था वो भी न्यूज़ में आ गया। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 651, काकरापारा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे देश में अभी तक 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे अलग अलग जगहों पे। ये तो मैं आपको करा ही चुका हूँ कि कौन कौन से जगहों पे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। फॉर एग्जांपल कायगा इन कर्नाटका, काकरापारा इन गुजरात, ये सब तो मैं करा चुका हूँ। तो टोटल अभी तक हमारे देश में 22 फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे। जैसे कायगा के अंदर 4 यूनिट, काकरापारा के अंदर 2 यूनिट, कुदानकुलम के अंदर 2 यूनिट। तो इस तरह के 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट फंक्शनल थे। लेकिन ये 22 के 22 जो थे वो विदेशों में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, डिज़ाइन किए हुए। पिछले बार एक खास बात ये हुई पिछले साल कि काकरापारा में जो गुजरात के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा, वहाँ पे ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे। हमने तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है काकरापारा में, जिसको नाम दिया गया काकरापार 3। ये इंडिजीनसली डेवलप्ड एंड डिजाइंड न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसने फंक्शनिंग शुरू कर दी है। इसको टेक्निकल शब्दों में कहा जाता है कि विच हैज़ अचीव्ड क्रिटिकलिटी। तो इसी कारण से न्यूज़ में था कि काकरापारा 3 दैट इज़ इन गुजरात, वो गुजरात के काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का तीसरा रिएक्टर है। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर दैट हैज़ रीच्ड द कमीशनिंग माइलस्टोन। तो 22 जो भी हैं वो विदेशों से बन के आए, कभी फ्रांस से, कोई रसिया से, कोई यूएस से। ये हमने काकरापारा 3 में अपना देश का न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है और जो कमीशनिंग लेवल पे पहुंच भी गया, जिसने क्रिटिकलिटी अचीव भी कर ली है। उसके अलावा आपको ब्रीफली जानना चाहिए इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने बनाया था 1950s में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे ओवरऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होंगे वो 3 स्टेज में होंगे। सबसे पहले स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएंगे जहाँ पे हम विदेशों से यूरेनियम इंपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया में यूरेनियम मिलता नहीं है, तो विदेशों से यूरेनियम इंपोर्ट करेंगे। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको हेवी वाटर कहते हैं, ये तो उसका मॉडरेटर होता है। तो ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर इज़ द फर्स्ट स्टेज जिसमें यूरेनियम लाया जाएगा विदेशों से, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। और इस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट होगा प्लूटोनियम। जब बहुत ज़्यादा प्लूटोनियम हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तब हम लोग सेकंड स्टेज रिएक्टर में आएंगे जिसको कहा जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें प्लूटोनियम को रखेंगे, यूरेनियम को रखेंगे और इसको जब मिक्स करके जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो बाई प्रोडक्ट में आएगा यूरेनियम 233।
और फिर हम तीसरे स्टेज का रिएक्टर बनाएंगे जिसमें यूरेनियम 233 को थोरियम के साथ मिला करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और थोरियम हमारे देश में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। इनफैक्ट केरला का जो मोनोजाइट सैंड है, केरला का मोनोजाइट सैंड, वो बहुत ज़्यादा उसमें थोरियम रिजर्व है। इंडिया हैज़ अबाउट 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिजर्व। बट ये थोरियम जो है वो डायरेक्टली फिसाइल नहीं है, मतलब डायरेक्टली आप उससे एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप थोरियम को यूरेनियम 233 के साथ मिक्स करके अगर आप यूज करेंगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए 3 स्टेज रिएक्टर प्लान हमने बनाया है ताकि हमारे पास खूब सारा यूरेनियम 233 हो जाए कि बाद में उसको हम थोरियम के साथ मिक्स करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। दिक्कत क्या है कि अभी जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं वो सब अभी फेज 1 में ही हैं। 70 साल बीत गए इस 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट के, लेकिन अभी भी हम ज़्यादातर सारे के सारे अभी फेज 1 में हैं। फेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का पहला ऐसा रिएक्टर हम बना रहे हैं कलपक्कम में इन तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु में पहला इस तरह का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आ रहा है, लेकिन वो भी अभी कमीशनिंग स्टेज में नहीं पहुंचा है। उम्मीद है कि इस साल के अंत में 2021 के अंत तक ये पहला हमारे देश का सेकेंड स्टेज रिएक्टर यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम बन के तैयार हो जाएगा। तो काकरापारा 3 गुजरात के अंदर इट इज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड 700 मेगावाट रिएक्टर, बट ये भी पहला स्टेज वाला ही रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इट हैज़ अटेंड क्रिटिकलिटी। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, सेकंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तीसरा होगा थोरियम बेस्ड रिएक्टर। और इंडिया इज़ वेरी मच रिच इन थोरियम। इनफैक्ट जो मोनोजाइट सैंड है केरला का उसमें बहुत ज़्यादा थोरियम है, दुनिया का 25% थोरियम हमारे पास है। कलपक्कम तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है दैट विल बी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, माने सेकेंड स्टेज वाला रिएक्टर। इट विल यूज इनपुट में प्लूटोनियम एंड यूरेनियम एंड इट विल गिव आउटपुट में यूरेनियम 233। जब खूब सारा यूरेनियम हो जाएगा, मतलब खूब सारे फास्ट ब्रीडर हो जाएंगे, आज से 40, 50, 60 साल बाद खूब सारे फास्ट ब्रीडर हो जाएंगे, खूब सारा यूरेनियम 233 हो जाएगा, तब हम फिर इस थर्ड स्टेज थोरियम बेस्ड रिएक्टर पे मूव करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 652 अपार्ट स्कीम। अपार्ट स्कीम फुल फॉर्म है आसाम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। 7 साल का प्रोजेक्ट है। 10 जनवरी 2018 को उस टाइम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया था। इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार के लिए मगअप कर लो, हर जगह लिखा रहता है। ऐड वैल्यू एंड इम्प्रूव रेजिलियंस ऑफ सेलेक्टेड एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स फोकसिंग ऑन स्मॉल होल्डर फार्मर्स एंड एग्रो इंटरप्रेनर्स इन टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम। सरल शब्दों में कहें तो कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाएगा जिनमें वैल्यू एडिशन की जाएगी और उसमें जो भी फार्मर्स हैं या आर्टिसंस हैं उनको टेक्नोलॉजी इनेबल्ड किया जाएगा इस अपार्ट स्कीम में। अपार्ट स्कीम की खासियत ये है कि इट इज़ वर्ल्ड बैंक फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट और इसमें जो प्रोडक्ट जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वह है मूगा एंड ईरी सिल्क। इनके जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी इनेबल्ड किया जा रहा है और उनको थोड़ा बहुत आप उनकी वैल्यू एडिशन भी की जा रही है कि उनके प्रोडक्ट को बेहतर प्राइस रिटर्न मिले। दिस प्रोजेक्ट इज़ मॉनिटर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय एरियास। इट इज़ अ सोसाइटी ऑटोनोमस बॉडी विच इज़ हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम एज इट्स प्रेसिडेंट। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चले। टॉपिक नंबर 653 फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो हम अलग अलग देशों से लेकर के आए, जैसे कि रफाल हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस। सुखोई जिसको SU-30 भी कहते हैं हैज़ कम फ्रॉम रसिया। तेजस को हमारे देश की एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। मिग 21 एंड 29 हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम रसिया एंड मिराज 2000 हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम फ्रांस। पिछले साल रफाल काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि रफाल का पहला बैच जो है वो अराइव हो गया इंडिया में। रफाल की एक खासियत ये है कि वो एयर में ही रिफ्यूलिंग कर सकता है। दूसरे फाइटर प्लेन की मदद से इस रफाल में फ्यूल भरा जा सकता है। इसको कहते हैं ऑन बोर्ड गैस रिफ्यूलिंग सिस्टम। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 654 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इसको मैंने डिटेल में कवर किया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी 2017 में।
कमिटी फॉर ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। इन्होंने ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में दे दिया था भारत सरकार को, और 2020 में यानी कि पिछले साल भारत सरकार ने इस ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया। तो 2019 में के कस्तूरी रंजन कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट हो गई। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सबसे बड़ा चेंज होगा कि 10+2 जो अभी का हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि 1 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक, फिर +2 11th एंड 12th, यही एजुकेशन सिस्टम है। प्राइमरी सेकेंडरी ये सब सरकारी हिसाब किताब में नहीं होते। हम सरकारी हिसाब किताब में सीधा 6 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू होती है, 6 साल क्लास 1 से लेकर के फिर क्लास 10 तक, 14 साल तक क्लास 10th हो जाना चाहिए, 15 और 16 साल में 11 12th हो जाना चाहिए। सरकार के हिसाब से प्राइमरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन जो उसका कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं था, लेकिन अब 10+2 स्ट्रक्चर को बदल करके कर दिया गया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। तो 5 वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये बिल्कुल पहला, उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा, 5 साल तक के बच्चों को भी पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाई दी जाएगी। उसके बाद 5+3+3 और फिर 4। तो 5 वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कैसा होगा, स्टार्टिंग के जो 3 साल होंगे एज 3 से लेकर के 6 तक, उसमें आंगनवाड़ी में प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। फिर बाद के जो 2 साल होंगे उसमें क्लास 1 और क्लास 2 होगा। तो ये एक ब्लॉक होगा, इसमें एक तरह की पढ़ाई होगी। फिर सेकेंड ब्लॉक जो होगा 3 साल का, वो होगा ये वाला 3 साल का, दैट विल बी फ्रॉम क्लास 3 to 5। फिर दूसरा जो 3 साल होगा दैट विल बी फ्रॉम क्लास 6 to 8, एज ग्रुप 11 to 14। और फिर आखिरी वाला जो ब्लॉक होगा जिसमें एक तरह की फोकस होगा, एक तरह की पढ़ाई होगी, दैट विल बी एज 14 to 18, दैट विल बी फ्रॉम क्लास 9 to 12। और NCERT जो है वो अलग अलग ब्लॉक्स के लिए नया नया करिकुलम तैयार करेगी। स्कूल एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लाया गया है स्कूल एजुकेशन में कि एक नया मिशन लाया गया, एक नया प्रोग्राम लाया गया है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा कि बच्चों को ग्रेड 3 तक के बच्चों को कम से कम बेसिक लिखना और पढ़ना और न्यूमरेसी का ज्ञान हो जाए बाय 2025। अभी दिक्कत क्या है कि सरकारी स्कूल में क्लास 3 तक के बच्चों को ना लिखने आता है, ना पढ़ने आता है, ना नंबर सिस्टम आता है। तो ये जो नया मिशन लाया गया है नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी, उसमें ग्रेड 3 तक के बच्चों को बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब पढ़ना लिखना और बेसिक नंबर सिस्टम सिखा दिए जाने चाहिए। उसके अलावा बच्चों का जो एग्ज़ाम का तरीका है, असेसमेंट तरीका है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस लाए जाएंगे। असेसमेंट में फोकस किया जाएगा कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाए, ना कि उनके मगअप क्वालिटी पे। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है परख, दैट विल सेट अप एजुकेशन स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, कि किस तरीके से एग्ज़ाम होने चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स ग्रेड 10 12th के कैसे होने चाहिए, उसमें कैसे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को जज किया जाए। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके अलावा हायर एजुकेशन में फोकस किया जाएगा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शुड बी इंक्रीज्ड अप टू 50% बाय 2035, जो कि अभी बस 26.3% है। यानी कि जो लोग भी स्कूल से पास होते हैं उसमें से कितने % लोग हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज के लिए जाते हैं, तो अभी के लिए बस 26.3% लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं हमारे देश में, जिसको टारगेट है कि 50% तक बढ़ा के कर दिया जाए बाय 2035। उसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप विच विल बी सिंगल ओवर आर्किंग बॉडी और अम्ब्रेला बॉडी फॉर इंटायर हायर एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मेडिकल और लीगल एजुकेशन के लिए अलग से कमीशंस होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत मेडिकल एजुकेशन नहीं आएगा और मेडिकल और लीगल एजुकेशन नहीं आएगा। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं, एट वन ग्लांस यू कैन रीड इट बिफोर प्रीलिम्स, एक बार पढ़ के जा सकते हो, नोट्स में मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा कुछ और बातें की गई हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है एजुकेशन पे दैट शुड बी इंक्रीज अप टू 6% ऑफ द GDP, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक और प्रपोजल था जो के कस्तूरी रंजन कमेटी ने दिया था, लेकिन फाइनल एजुकेशन पॉलिसी में उसको रिमूव कर दिया गया। के कस्तूरी रंजन कमेटी ने कहा था कि हर स्कूल में हिंदी पढ़ाना मैंडेटरी किया जाना चाहिए, लेकिन इसको हटा दिया गया है। फाइनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को मैंडेटरी नहीं किया गया है। फाइनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि 3 सब्जेक्ट्स
पढ़ाए जाने चाहिए। एक जो सब्जेक्ट होगा दैट शुड बी द चॉइस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, जैसे हमारे स्टेट में आसामीज़ को चुन लिया गया है। उसके बाद सेकंड शुड बी द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, और तीसरा होना चाहिए दैट शुड बी द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। और चूँकि एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट मिल करके इम्प्लीमेंट करेंगी। तो जो बातें ध्यान में रखनी है, यही सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी हैं, परख और ये सब है, हायर एजुकेशन कमीशन और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इतना याद रखोगे काम चल जाएगा कि चेयरमैन थे कि कस्तूरी रंजन, 10+2 स्ट्रक्चर को बदल करके कर दिया गया 5, 3+3+4। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लाया जा रहा है ताकि ग्रेड 3 तक के बच्चे जो हैं 2025 तक कम से कम उनको बेसिक लिखना पढ़ना और नंबर सिस्टम आ जाए। परख जो होगा वो इस एग्ज़ाम स्टैंडर्ड को सेट करेगा ताकि क्रिटिकल एंड थिंकिंग को जज किया जा सके। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक बढ़ा देना बाय 2035, जो अभी सिर्फ 26.3% है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तमाम हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड बी अप टू 6% ऑफ द जीडीपी, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बस इतना याद रखो, मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वैसे बहुत कुछ है, लेकिन इतने से पीटी में काम हो जाना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 655, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कैसा है कि हमारा जो पुराना पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट, इस तरह का सर्कुलर है, इसके बगल में एक नया इस तरह का ट्रेंगुलर से पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, प्लस कॉमन सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है। पहले कैसा है कि 2 सेक्रेटेरिएट थे, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, उनके जगह पे कॉमन नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है। और उसके अलावा जो राजपथ वाला एरिया है दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का 3 किलोमीटर लंबा एरिया, उसको और डेवलप किया जा रहा है। तो दैट इज़ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दिस इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको 2019 में प्रपोज किया गया था। इसमें टोटल 20,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चले। टॉपिक नंबर 656, असमीज लैंग्वेज एक्ट ऑफ 2020। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2021। इसके हिसाब से स्कूल्स विच आर नॉट टीचिंग असमीज विल हैव टू इंट्रोड्यूस असमीज एज ए सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 1 to क्लास 10th फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021। इसमें कुछ बच्चों के लिए एग्जेम्पशन है, जैसे कि एक ऐसा बच्चा हु हैज़ बीन एडमिटेड इन क्लास 6 और अबोव एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी अदर स्टेट। उसके अलावा 6 शेड्यूल एरियाज, बोडो मीडियम स्कूल्स and Barak Valley areas have been exempted from teaching Assamese in their schools from class 1 to class 10th। अदरवाइज सब बाकी सारे स्कूल्स को क्लास 1 से क्लास 10 तक में Assamese पढ़ाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चले। टॉपिक है 657, नेविगेशनल सैटेलाइट। तो अमेरिका की जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है नावस्टार, वो एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। तो उसको GPS भी कहते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब दुनिया के हर एक कोने को वो कवर करता है। इसीलिए आप हम लोग फ़ोन में भी क्या यूज़ करते हैं, GPS, ठीक है। नेवस्टार उसका टेक्निकल नाम है, दैट इज GPS, दुनिया के हर कोने को कवर करता है। उसके अलावा रसिया ने भी एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बना रखा है। सैटेलाइट्स, आई होप आपको GPS सिस्टम समझ आता है। सैटेलाइट्स का इस तरह का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जो पूरे दुनिया में कहीं पे भी आपको आपका लोकेशन बता दे, वहाँ से आपको कम्युनिकेट करने में मदद करे। तो अमेरिका का GPS सिस्टम है या नेवस्टार है, जिसको ज़्यादातर देश यूज करते हैं, ठीक है, हम भी यही यूज करते हैं। ग्लोनास वो रसिया ने डेवलप किया, वो रसिया का GPS सिस्टम है। ये दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा यूज तो GPS में ये नेवस्टार ही है US का, और ग्लोनास जो है वो रसिया का है। उसके अलावा गैलीलियो बना रहा है यूरोपियन यूनियन। ये पूरी तरह से फंक्शनल हुआ नहीं है। ये भी GPS सिस्टम होगा, लेकिन ये पूरी तरह से फंक्शनल हुआ नहीं है। जापान का है QZSS, ये भी ठीक से फंक्शनल नहीं है। चाइना हाल फिलहाल में लेकर के आया बाइडू, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS सिस्टम। अगर कोई 2 ढंग से GPS चलते हैं तो वो है US वाले, ऑफ कोर्स US वाला तो चलता ही है, दूसरा है ग्लोनास रसिया वाला, बाकी सब चलते नहीं हैं। ये सब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, बाइडू, QZSS या गैलीलियो। ये भी कहते हैं कि भाई हमारे सैटेलाइट की मदद से आप दुनिया में कहीं भी हो अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन इतना वो इफेक्टिव है नहीं। इंडिया ने भी किस तरह का नेविगेशन सिस्टम चलाया है, लेकिन वो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है और उसका नाम है नाविक। तो उसका नाम है नाविक, और उसके अंदर जो 7 सैटेलाइट लगाए गए हैं उनको मिला करके कहा जाता है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो नाम से जैसे आपको पता चल रही है, रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, मतलब एक
पर्टिकुलर रीजन में ही ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इंडिया और आसपास के रीजन में ही, इंडियन ओशन रीजन में, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं। इसकी मदद से दो तरह की कम्युनिकेशन हो सकते हैं। एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो जनरल है, आपका हमारा लोकेशन बता दिया जाएगा फ़ोन पे, या दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए लाया गया है, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो अपने नेगोशिएट अपने कम्युनिकेट करेंगे वो फिर इनक्रिप्टेड होगा, वो आम लोगों को पता नहीं चल पाएगा। ये जो नेविगेशनल हमारा जो नाविक है, नाविक हमारे रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम है आरपीएस का, हमारा जीपीएस नहीं है आरपीएस है। और ये जो नाविक है उसके अंदर जो 7 सैटेलाइट छोड़े गए, उन 7 सैटेलाइट को साथ में कहा जाता है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसके अंदर 7 में से 3 जो हैं वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में, मतलब अर्थ के बिल्कुल ऊपर हैं, 36,000 किलोमीटर के ऊपर। आई होप जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट आपको पता होगा, नहीं पता तो मुझे बताइए, कल मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस सेगमेंट में इसको कवर करूँगा। तो जियो स्टेशनरी सेगमेंट अर्थ के बिल्कुल ऊपर 36,000 किलोमीटर, तो 3 जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में हैं और 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में हैं। तो ये रेड वाले हैं जियो सिंक्रोनस और 3 जो हैं जियो स्टेशनरी। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 658, नाट्य सूर्य फनी शर्मा अवार्ड। तो नाट्य सूर्य फनी शर्मा अवार्ड 2020, ये पिछले साल का ही है, इस साल अभी तक दिया नहीं गया है, तो इसी कारण से नाट्य सूर्य फनी शर्मा अवार्ड 2020 का ही आप याद करेंगे। ये दिया गया है ऐश्वर्या ककाती को और भावेश बरुआ को, बोथ आर वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट। इसमें 2 लाख का चेक दिया जाता है, ऐश्वर्या ककाती एंड भावेश बरुआ, 2 लाख का चेक दिया जाता है। नाट्य सूर्य फनी शर्मा जी के बारे में समझते हैं। इनके तो 4 वैसे तो प्ले उन्होंने लिखे हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो प्ले है वो उसका नाम है भोग जरा, द सेरेमोनियल जग, दैट वाज रिटन इन 1957। ही प्लेड अ रोल इन द फर्स्ट एसएमईज फीचर फिल्म जॉयमती, रिलीज ऑन 10 मार्च 1935, which the film was directed by Jyoti Prasad Agarwala ji. In 1955, he directed and acted in a feature film, Pioli Fukan. He played the role of Pioli Fukan in the film. His last film as an actor was Ito Sito Bahuto in 1963. नाट्य सूर्य फनी शर्मा, और ये हैं 2 लोग, ऐश्वर्या ककाती और भावेश बरुआ, जिनको नाट्य सूर्य फनी शर्मा अवार्ड मिला है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 659, व्हाट्सएप पे। तो इट इज़ एन इन चैट पेमेंट फीचर दैट अलाउज यूजर टू मेक ट्रांजेक्शन्स वाया व्हाट्सअप टू देयर कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, इसी तरह का व्हाट्सअप पे लाया जा रहा है, जिसकी मदद से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उनको यूपीआई बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं या पैसा ले सकते हैं। यूपीआई बेस्ड है, इट इज़ बिन डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। इसका फेज 1 का रोल आउट हुआ है हाल फिलहाल में, जिसकी मदद से कुछ एक लोगों को, बहुत लिमिटेड लोगों को, लिमिटेड सिटीज़ में अभी ये व्हाट्सएप की मदद से पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अभी ऑल इंडिया बेसिस पे ये अप्लाइड नहीं है व्हाट्सएप पे। आई होप आप देखते होंगे आपके फ़ोन में, हमारे फ़ोन में ये सब तो नहीं है, क्योंकि गुवाहाटी में है ही नहीं अभी व्हाट्सएप पे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 660, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके 2 कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में कैसा है कि जो गरीब लोग हैं या स्लम में रहने वाले लोग हैं उनको सस्ते दामों पे लोन दिया जाएगा। 1 लाख से लेकर के 2.3 लाख तक का लोन दिया जाएगा टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप पीपल। सस्ते दामों पे लोन मतलब नॉर्मल आदमी को होम लोन मिलता है 10% पे, इनको 6.5% का इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब इनको जो लोन दिया जाएगा उस पर इनको सिर्फ 3.5% ही इंटरेस्ट चुकाना होगा। 10 - 6.5 3.5%। लेकिन वही जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें कैसा है कि जो हाउसलेस लोग हैं, होमलेस लोग हैं, उनके लिए सरकार पक्का घर बना के देगी। दोनों का गोल है टू इंश्योर हाउस टू एवरीवन बाय 2022, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। इसमें अर्बन में कैसा होगा कि इंटरेस्ट सबवेंशन है, आपको सस्ते दामों पे लोन मिलेगा, जबकि ग्रामीण में कैसा है कि सरकार आपके लिए एक बेसिक एमिनिटी वाला घर बना के देगी। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर और स्टेट मिल करके पैसा खर्च करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ये आज का आखिरी टॉपिक है। मोस्ट प्रोबेबली कल तक में हमारा पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा, कल 680 टॉपिक्स तक में पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। ये 680 टॉपिक्स प्लस 500 टॉपिक्स पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। प्लस मैं 1-2 दिन आसाम का बजट, आसाम के कुछ स्कीम्स डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, इफ़ यू पीपल वांट। तो उसके लिए 1-2 दिन का ब्रेक लेकर के फिर मैं कम्प्लीटली आसाम के बजट और आसाम के स्कीम्स डिस्कस कर लूँगा 2 दिन पे। तो मुझे बताइए अगर आपको चाहिए आसाम स्कीम्स वगैरह तो वी कैन डिस्कस दैट। चलिए
तो आज के लिए बस इतना ही, विल मीट टुमारो आज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एवरीवन।